सेशन। अब ये जो प्रैक्टिस सेशन है, कल भी बताया था कि ये दो मेन चैप्टर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया है, उसका टेस्ट भी दे रखे हैं। और हाल फिलहाल में आपने क्या पढ़ा है? मनी है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हमारे मानस पटल पर क्या चीज है, इसको हम जांच सकते हैं कई तरीका से। और तरीका आप सबको पता है कि आपको कई तरीका से जाना जाता है। उसी तरीका को हम आधार बनाएंगे जिस तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देखने में आया है कि जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम जो कहीं पे लूजर हैं उसमें कौन किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें एजर्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे कभी कभी मिस कर जाते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चंस का एक नंबर उससे जुड़ा हुआ होता है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको ये रहता है, ठीक है भाई। 100% नंबर इस बार भी लाया गया, आपके विद्यालय में इकोनॉमिक्स में नहीं आया, करीब करीब थे 100% के, लेकिन नहीं हुआ। एक आध क्वेश्चन इस तरह के गलती में आ गई, लेकिन कहीं न कहीं 100% मार्क्स आया। तो हमें किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, जब किसी ने कर दिखाया है तो आप भी कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू से ही इस तरह के प्रैक्टिस में लग जाएंगे, तो शायद 2-3 नंबर से जो इस बार चूक गया वो भी नहीं चुके, ठीक है भाई, क्लियर। तो आज हम पहले एजर्सन से संबंधित बात करेंगे। ये जो एजर्सन्स होते हैं उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। पहले आप ऑप्शन लिख लें, उसके बाद एजर्सन और रीजन देंगे, और आपको उसमें से ऑप्शन बताना है कि ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को समझ के दिमाग से जोड़ दे करके आप इस बात को रखने की कोशिश करें, ठीक है भाई। अब सबका सब जवाब दें, लेकिन कोशिश करें कि जवाब आ रहा है, जो हमने पढ़ा है हम निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं तो दे सकते हैं। और जवाब गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है, इसका कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम किसमें हैं अभी? प्रैक्टिस, क्लियर, ओके। क्योंकि आप जब जवाब दोगे तो कुछ न कुछ आपके पास लॉजिक होगा, मतलब आपने जो ज्ञान हासिल किया है उस लॉजिक पर आप जवाब दिए हैं, ठीक है। जो सही जवाब होगा उसका भी लॉजिक होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसका लॉजिक सही है, और आप फिर सही आंसर की ओर अपना क्या करेंगे? कंसंट्रेशन बना लेंगे, ठीक है। कंपेयर भी हो जाएगा कि आपका क्यों गलत हुआ और वो क्यों सही, ठीक है भाई, ओके। तो हम 4 जो है आपके ऑप्शन लिखते हैं। ये जो ऑप्शन है एजर्सन आप लोग भी उतार लो, क्योंकि ये बार बार नहीं लिखा जाएगा। एजर्सन है, जहाँ पर ए हम लिखेंगे एजर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आर इंडिकेशन होगा रीजन का, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर टू एंड आर इज द करेक्ट explanation of A. Explanation of A. B जो है ऑप्शन है वो है both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C जो आपका ऑप्शन है वह है A is true, A is
उसमें है कि A is false, A is false, but R is true, but R is, ऑप्शन क्लियर है? ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल्स को सहारा लेते हैं, आपको उसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपके इसमें आ रहे हैं कि एजर्शंस में दिया हुआ है, एजर्शन ए में दिया हुआ है कि मशीन परचेज is always a final goods, is always a final goods, ठीक है, फाइनल गुड। ये आपका एजर्शंस है। रीजन दिया हुआ है, ये वाला आपका क्वेश्चन है। रीजन जो कि आज रीजन में है a final goods directly satisfy the needs of consumers or investment on fixed assets, on fixed assets, ठीक है, fixed assets, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गई होगी कि मशीन जो परचेज किया गया है या फाइनल गुड्स का उदाहरण है क्या, ये आप देख लीजिए। फाइनल गुड्स डायरेक्टली फाइनल गुड्स को डिफाइन भी कर दिया गया है रीजन में, ठीक है। अब आपका जो ऊपर 4 ऑप्शन हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही होगा, विचार करो अब फिर बताओ। चलो अजय मीना से पूछते हैं। अजय मीना, आप ये बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है? हाँ, ए। अजय मीना, अजय नाम है ना, मीना छोड़ दिया। अजय ने आपको ए ऑप्शन बताया। आप में से बताओ जितने ए के अलावे हो, मतलब अजय के अलावे आपको लग रहा है कि ए ही सही है कि कोई दूसरा ऑप्शन होगा। ए का मतलब क्या हो गया कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों जो हैं ए और आर दोनों सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ए ऑप्शन बताता है। क्या आप लोग इसी से जुड़े हुए हो कि किसी और को आ रहा है? अगर आप ए हैं तो आप 100% गलत हैं सबके सब, ठीक है। इसका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज राइट। व्हाट ए इज फॉल्स, मतलब ये फॉल्स है एजर्शन, और आर इज ट्रू, ये जो डेफिनेशन दिया गया है फाइनल गुड्स का वो सही। क्लियर भाई? अब आपका क्वेश्चन होगा, बैठो, आपका क्वेश्चन होगा कि सर मशीन परचेज, मैंने आपको बताया होगा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में ये है कि मशीन अगर बेचने के लिए भी है तो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट। अभी उसमें कोई अब और नई चीज है, लेकिन अगर वो बेचने के लिए गया है तो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। तो मशीन फाइनल भी हो सकता है, और अगर मान लीजिए मोबाइल है एक प्रकार का मशीन, मोबाइल हमने खरीद ली, मोबाइल हमने चोरी तो उसके पास है, मोबाइल हमने खरीद ली तो वो तो हो गया, कंज्यूमर्स के पास आ गया, वो फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन जो मोबाइल बेचने वाला जो दुकान है उसमें जो मोबाइल है वो क्या कहलाएगा? जो कि वो सेल के लिए अभी बाकी है,
वो सब क्या कहलाएगा? इंटर। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जवाब क्या था? समझ में आ गई? अब आप फिर से यह शो करके दूसरे जो हम स्टेटमेंट देते हैं ऐसे ही विचार करेंगे और फिर आंसर। इस बार हम किसी और का भी नाम दे सकते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ध्यान रखें, इसमें है मनी kept with RBI सब जानते हैं। kept with RBI is the part of money supply in India. Part of money supply in India, ये एजर्सन है। ठीक है भाई, इसके रीजन दिया है आरबीआई सप्लाई मनी इन इंडिया। ये आपके पास एजर्सन और रीजन है। आप पहले इस पर थिंक करो, फिर मैं जिसको नाम बताता हूँ वो मेरे को जवाब देना। ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस एजर्सन और रीजन के हिसाब से आप एक बार थिंक करके सोच लो, फिर मैं जिसको नाम देता हूँ वो हमें बताएगा ऑप्शन। और फिर रेस्ट को पूछेंगे कि वो सही है कि गलत। ठीक है, मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारा क्या नाम है? जो भी नाम है खराब। अब ये बताओ कि ये जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से होना चाहिए? डी। इसने डी ऑप्शन दिया, आंसर में इसने डी ऑप्शन दिया। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ये बताइए कि आप इसके बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? तो इस चार में से डी के अलावा कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, कोई बताएगा? मतलब इसके बाद से सब सहमत हैं? ठीक है, तो इस बार आप 100% पास कर रहे हैं, सब के सब पास कर रहे हैं। गुड, ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम फिर एजर्सन आज एजर्सन का ही कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से आप देखेंगे, और एजर्सन में हम लिख रहे हैं स्टेशनरी परचेज इन अ स्कूल is an intermediate course. ठीक है, is an intermediate course। रीजन में इंटरमीडिएट कोर्स once used in production
lost their utility. Their utility. कंसेप्ट क्लियर है, मतलब जो लिखा हुआ है कोई कंफ्यूजन है नहीं, मतलब सब चीज आप समझ रहे हैं। तो एक बार आप विचार कर लें सबके सब, और फिर जो मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। आज मेरा फोकस जो है अच्छे अच्छे स्टूडेंट पर ही हम फोकस दे रहे हैं, और उसके बाद फिर हम दूसरे जब प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो फिर हम वो जो हमारे थोड़ा बिलो चल रहे हैं उस पर फोकस डालेंगे, ठीक है। अभी हम अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो हमारे नज़र में हैं उसके ऊपर ही फोकस डालते हैं। ये स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट तो नहीं, मतलब अर्थ लग रहा है। अब अर्थ लग रहा है तो आप ये बताइए कि ये चार जो ऑप्शन हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इस बार मैं जवाब के लिए सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँ। चलो तू बता योगेश। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन तेरे को सही लग रहा है? ये सी ऑप्शन इसने बता रखा है। आंसर में आपके पास सी ऑप्शन आया योगेश के द्वारा, ठीक है। क्या आप सभी इससे सहमत हो? नो, तो नो में आपका क्या ऑप्शन होगा? बी। भाई आपके सामने दो ऑप्शन आ गए, बी का भी आ गया। अब ये दो ऑप्शन में आप बताइए, ये दो ऑप्शन में पहले तो ये बताइए सी ऑप्शन में कितने सहमत थे? रेज योर हैंड। एक। और बी ऑप्शन में कितने सहमत हैं? दो हैं, मतलब एक दो। और बी ऑप्शन में नहीं, बी ऑप्शन में एक दो तीन है, मतलब 5 बच्चे बच चुके हैं। अब आपका ऑप्शन समाप्त है। अब नेक्स्ट जो नहीं है, जो अभी बी और सी में नहीं है, उनका क्या ऑप्शन है बताइए? डी। एक और ऑप्शन आ गया, लास्ट ऑप्शन का तो चांस है ही नहीं। 3 ऑप्शन में आपने तो डी में कौन कौन सहमत है? डी में रेस्ट ऑफ द, और उसके बाद शेष रह गए वो कंफ्यूजन में है, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली ये जितने भी हैं, मतलब यूँ कहें कि 100% फेल है। ए ऑप्शन से, ए ऑप्शन से रहे हैं कि नहीं? ए ऑप्शन इसलिए सही है कि ये स्टेशनरी, ऑल ऑफ यू नो दैट स्टेशनरी किसको कहते हैं, और इसका जो नेचर है वो इंटरमीडिएट गुड्स ही है, इसमें कहीं डॉट होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट गुड्स का स्वभाव होता है कि एक बार यूज होने के बाद फर्दर यूज नहीं होता। जब कॉटन धागा में कन्वर्ट हो जाता है तो उस धागे को कॉटन में नहीं लाया जा सकता। गेहूं जब चपाती बन जाती है, मतलब आटे चपाती में बना दिया जाता है, तो फिर वो चपाती को गेहूं या आटा नहीं बनाया जा सकता। तो जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो सिंगल यूज होते हैं, एक ही बार उसका उस नेचर में, उस गुड्स के रूप में एक ही बार प्रयोग होता है, क्लियर भाई। लेकिन फाइनल गुड्स कई नेचर के होते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी होता है और ड्यूरेबल होता है। तो ड्यूरेबल का मतलब हो गया उसी रूप में उसे कई दिनों तक यूज किया जा सकता है। समझ में आ गई? चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे स्पष्ट हो गया कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। पढ़ाई करने जा रहे हैं। मनी सप्लाई is the flow concept. Money supply is the flow concept. ये एजर्सन है, इसका रीजन दिया हुआ है मनी सप्लाई
refers to money available with the people at a point of time. At a point of time. ठीक है, अब आप इस पर विचार कर लें। मैं जिससे पूछता हूँ वो जवाब देगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपके लिए क्लियर है और दोनों में से ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपने सिलेक्शन कर लिया होगा अपने दिमाग में। तो मैं इस बार पूछ रहा हूँ पूजा से। पूजा, इसमें से आप बताइए कि आप ये 4 जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही मांग रहे हैं? ऑप्शन डी पूजा के द्वारा बताया गया। ठीक है भाई, क्लियर? अब ये बताइए आप सभी पूजा के अतिरिक्त जो भी हैं, ये बताइए कि पूजा ने सही बताया कि दूसरा कोई ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन बी। तो 2 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। एक ऑप्शन बी का भी आया और बी में 1 मिनट पहले इसमें डिवीजन कर लें। डी के पक्ष में कितने हैं? रेज योर हैंड। डी के पक्ष में रेज 1 2 भी उठा रही है। 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 8 9। तू क्या कर रहा है? गाड़ी उठ रहा है, उठा रहा है 9। ठीक है, उसके बाद रेस्ट को मान लें कि बी के पक्ष में है ए। एक ऑप्शन ए भी आया, एक ऑप्शन ए भी आ गया। तो ए के पक्ष में कितने हैं? जो है, ठीक है, ए के पक्ष में। तो इस तरह से सारे बच्चे इन 3 ग्रुप में बढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, तो डी वाले सही हैं और सब गलत हैं। डी वाले सही हैं और सब गलत हैं। गुड, आपका आंसर सही है। और ये यहाँ पर मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि ये स्टॉक कंसेप्ट है और लिखा क्या है? ग्लो कंसेप्ट। तो ये स्टेटमेंट ही क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा सही है। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन ए बी कि ए इज फॉल्स। ए यहाँ पर फॉल्स साबित हुआ और व्हाट आर इज ट्रू और आर सही। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही था। तो आप देख सकते हैं कि छोटी मोटी गलती कितनी होती है। जल्दीबाजी करने से आपका ये 1 नंबर कैसे आसानी से चला जाता है। क्लियर? सो पूरी ज्ञान को, एक भी ज्ञान इसमें आप देख रहे हो ना, सारे ज्ञान वही हैं जो ज्ञान आपको बताया गया है, लेकिन उस ज्ञान का सही प्रयोग सही समय पर हो, उसमें आप असमर्थ हैं। क्लियर? तो इस तरह से टाइम शेष है क्या? है टाइम शेष कितने मिनट? 10 मिनट। तो अब इसमें एक सवाल बनाया जा सकता है। तो आज रिवीजन बेस्ड क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देंगे और सवाल भी देंगे और आप तैयार रहना। तो आज जो है ठीक है, पहला दिन था और आंसर आपने देखा। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से 2 में नहीं, एक में तो 100% सही निकले थे और दूसरे में आपका जो है 50% नहीं, 1/3 जो है ना पास हुए इस क्वेश्चन में, नहीं तो शेष जो है। तो इस तरह से अब हम लोग एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन देते हैं और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, और हमें बताना है आंसर। और मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे हमारे पास होते हैं और कितने फेल होते हैं। नेशनल इनकम वो सारी मेथड आपको बता दिया गया था।
पुनः रिवाइज करा दिया था 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने सारे सूत्र को रिवाइज कर दीजिए। और मैंने आपको बात ही किया था कि आप विभिन्न परिस्थिति डाल करके डेटा एक क्वेश्चन शायद हमने बनाया भी है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट the value of domestic income डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। क्या निकालना है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। जो आपका इंफॉर्मेशन है और यह जो है रुपीज करोड़ में, रुपीज करोड़। पहला जो आपका आइटम है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये जो दिया हुआ है ये 2000 के बराबर है। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो आपका आइटम्स है वो रेंट एंड इंटरेस्ट है। रेंट एंड इंटरेस्ट, रेंट एंड इंटरेस्ट, और ये 800 के बराबर है। तीसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये 120 के बराबर है। चौथा ये है कॉर्पोरेट टैक्स, और ये 460 के बराबर है। नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और ये है 100 के बराबर। नेक्स्ट सब्सिडी, और यह जो है 20 के बराबर। नेक्स्ट डिविडेंड, ये भी डिविडेंड क्या है 940 के बराबर, 940। नेक्स्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, 8वां आइटम, करेक्ट आइटम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और ये हैं 300 के बराबर। नेक्स्ट 9th आइटम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये जो है 150 है। लास्ट आइटम इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और ये जो है 200 के बराबर। बना ले और आंसर। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। जब आप सबके तरफ से सही आनी चाहिए।
फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एनजीपी फैक्टर कॉस्ट आपको निकालनी है फटाफट, हमारे ख्याल से बन जाना चाहिए। पूजा ने बनानी है, पूजा ने बनानी है और आंसर बताओगे 4700। पूजा ने 4700 रुपीज और 700 करोड़, ये पूजा के द्वारा आंसर है। और किसने बना लिया? एड योर हैंड। ठीक है, यही आंसर आया और यही आंसर आया, तो ये आंसर एब्सोल्युटली राइट है। और जिसको डाउट वो नहीं बना पा रहा है तो आप इन सबसे